प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 दिया है और उस समय आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने क्लियर करा दिया है। जैसा कि आपका पेपर कल ही है, इसलिए मैं आज जीव विज्ञान का पूरा 1 शॉर्ट वीडियो देंगे, जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी होंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड पेपर में कोई समस्या नहीं होगा। ताइए प्यारे बच्चों, पहला अध्याय का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने पहले भी बता रखा है कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर वो फिगर कहे तो बनाइए, कहे या न कहे, फिगर अगर है तो आप बनाइए। बस कहने से, अगर मान लीजिए कहते मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, तो कह दिया सचित्र वर्णन कीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है, अगर उसमें फिगर है और कहा नहीं, तो आप भी उसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा। फिगर से आपको नंबर मिलता है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके पूरे थ्योरी को क्या करेगा, पढ़ेगा। अगर आप फिगर बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, तो उसी को देख करके वो क्या कर देता है, नंबर दे देता है। तो पहला कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पूर्ण रूप से पाचन तंत्र का क्या कीजिएगा, सचित्र वर्णन कीजिए। मुख गुहा से लेकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीजें क्या कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। अनाशय अमाशय सब चीजें क्या कीजिएगा, प्रयोग करके आप बताइएगा और फिगर संबंधित आराम से क्वेश्चन को लिखिएगा। अगला कह रहा है धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। तो जो धमनी और शिरा में अंतर होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इस चीज का सब ध्यान दीजिएगा। तो धमनी और शिरा में अंतर भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यकृत के कार्य लिखिए। कभी कभी आपका यकृत का कार्य पूछ देता है, तो यकृत का कार्य क्या क्या है उसको लिखिएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। यानी जो भी पौधा रहता है, तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, उसका क्या कीजिएगा, वर्णन कीजिए। मान लीजिए ये पौधा है और ये इसका क्या है, तो हम कहेंगे जड़ है। तो इसमें मूल रोम निकला रहता है ना, तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, उसका वर्णन कीजिए। तो इसको आसानी से आप देख लीजिए। अगला कह रहा है पोषण क्या है, पोषण के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी हम कह दे आपको पोषण और पाचन से एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है और पूछता भी है, इसलिए आप पढ़िएगा पोषण क्या है, पोषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए कि पोषण किस प्रकार होता है और किस क्या इसके प्रकार, इसका वर्णन कीजिए। अगला कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत बच्चे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करने के, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पढ़ते नहीं, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। अगला कर रहा है मनुष्य के हृदय के आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। अगर बायोलॉजी से कोई सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन बच्चा पढ़ता है, तो वो हृदय से पढ़ता है, तो इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगा। अगला कह रहा है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्सर्जन बस ये भी पूछ सकता है आपसे कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। हो सकता है वृक्क या नेफ्रॉन कह करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है रंध्र की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। रंध्र, जो रंध्र होते हैं, पौधे होते हैं, पौधे में पत्तियों में रंध्र जो बने थे, पौधों में रंध्र रहते हैं, उनका क्या कराता है, उनका संरचना बनाइए। किस स्थिति में वो बंद रहता है, किस स्थिति में खुला रहता है, और कब बंद रहता है तो क्या होता है, खुला रहता है तो क्या होता है, तो उसका क्या कीजिए आप, सचित्र वर्णन कीजिए। पत्तियों को बना करके आप वर्णन कर सकते हैं किस प्रकार पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं, वातावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार आपका अध्याय 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला जो कह रहा है अध्याय 2, तो अध्याय 2 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक बात और मैं बता दूं, कभी कभी आपसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ सकता है दांत के बारे में, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत से संबंधित क्वेश्चन भी आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो दांत से क्वेश्चन का भी पूछ देता है, तो आप दांत से संबंधित भी क्वेश्चन क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक। अगला कह रहा है एक तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम का की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन कह देगा या नहीं तो तंत्रिका तंत्र कहेगा।
तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन क्या होता है, तो हमारे शरीर में कोई भी सूचनाएं अगर घटित होती है तो उसको तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। यानी वो संवहन का कार्य करते हैं, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मान लीजिए अगर हम कहीं कार्य कर रहे हैं तो कोई पैर पर डायरेक्ट, कोई पैर पर मच्छर वगैरह काटता है तो डायरेक्ट मेरा हाथ वहीं पर जाता है, तो तुरंत वो सूचना पहुंचाता है, तो किसके द्वारा, तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र के द्वारा वो क्या होता है, हमारे शरीर को होता है। इसका फिगर बना करके आराम से आप क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। फिगर पढ़े भी होंगे आप लोग, आसानी से इस फिगर को क्या कीजिएगा, बनाइएगा और आपको याद भी होगा ये ऐसे बनता है कुछ फिगर, समझ रहे हैं। ऐसे करके बनता है ना, इसको आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि न्यूरल सिस्टम का भी वर्णन कर सकते हैं। अगला कार्य है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क का अग्रपश्च सब चीज का कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, मस्तिष्क बताइए और कितने प्रकारों का भी वर्णन कर दीजिए। अगला कह रहा है पादप हार्मोन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं, 2 पादप हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। तो 2 ही पादप हार्मोन्स मुख्य रूप से दिया ही है आपकी किताब में, उस पादप हार्मोन्स को पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, कि नहीं 4 ग्रंथियों के नाम भी लिखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम भी लिखिए। अगला कह रहा है प्रत्यावर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अगला कह रहा पीयूष ग्रंथि तथा थायराइड ग्रंथिया को समझाइए। मैं आपको बता दूं डायरेक्ट अगर पूछ सकता है, अगर मस्तिष्क के बारे में ऐसे पूछेगा, अगर ग्रंथियों के बारे में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ देता मास्टर ग्रंथिया, पीयूष ग्रंथिया या थायराइड ग्रंथिया क्या होती है, इसको क्या कीजिए आप समझाइए। तो इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए अध्याय 2 तक का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अध्याय 3 का महत्वपूर्ण जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार होगा कि प्यारे बच्चों जो अगला क्वेश्चन आपका अध्याय 3 है, इसका क्वेश्चन जो है निम्न प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पुनरुद्ध भवन व मुकुलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पुनरुद्ध भवन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है ये महत्वपूर्ण होने वाला है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। यानी पुष्प का चित्र बना करके कि कौन सा पुरुष वाला भाग होता है, कौन नर भाग रहता है, कौन मादा भाग होता है, किस प्रकार क्रिया करते, कितने भाग पुष्प के होते हैं, उन सबका वर्णन करके क्या कीजिए आप समझाइए। अगला कह रहा है परागण से आप क्या समझते हैं, स्वपरागण तथा पर परागण को समझाइए। तो परागण से क्या किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जब पराग कोश से पराग कण किसी तरीके से जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो स्वपरागण किससे कहते हैं, तो स्वपरागण हम उसे कहते हैं जब उसी पौधे का परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो स्वपरागण कहलाएगा। जब किसी एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसे क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। इस प्रकार इसको देख लीजिएगा। और ये जो है क्वेश्चन कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं, इसके विधियों का वर्णन कीजिए। किस किस प्रकार से पौधों को लगाया जा सकता है, काट करके कलम करके किस तरीके से, ये सब विधि इसमें आता है। तो इस कायिक परिवर्धन को आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसकी विधियों का भी वर्णन कीजिएगा। अगला कारक परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है परिवार नियोजित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कह रहा है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन से क्या लाभ होगा आपको और किस प्रकार नियोजित किया जाए, इसको भी वर्णन कीजिएगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। अगला कार्य प्रजनन से आप क्या समझते हैं, प्रजनन या जनन से आप क्या समझते हैं, यानी अपने ही प्रकार के जीवों की संख्या बढ़ाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। नामांकित चित्र की सहायता से नर तथा मादा तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर तथा मादा तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। निषेचन किसे कहते हैं, कारण निषेचन किसे कहते हैं, द्विव निषेचन एवं द्विव निषेचन परांत पुष्प में होने वाली विभिन्न परिवर्तनों को समझाइए। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अध्याय 3 से इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला अध्याय 4 जो है इससे निम्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगला कह रहा है इसका पहला क्वेश्चन अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। इसकी खोज किसने किया था और कब किया था। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, जो अनुवांशिकता के नियम चलते हैं और उसकी खोज किसने किया और कब किया, इसको भी आप क्या कीजिए बताइए। अगला कह रहा है
जीनोटाइप यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। अगला कह रहा है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके 3 नियम दिया। पृथक्करण का नियम, पहले कह दीजिए प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और अगला जो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम क्यों आपको बता रहे हैं इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि इसके मेंडल ने 3 नियम दिया, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हो सकता है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम डायरेक्ट पूछ सकता है, तब तीनों का वर्णन करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि आपके पेपर में बस पूछ सकता है कि प्रभाविता के नियम क्या होते हैं समझाइए, या पृथक्करण के नियम को पूछ सकता है, या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को पूछ सकता है। तो आप पूरा ग्राफ बनकर रेखा चित्र बना करके आप समझाइएगा। इस प्रकार इसका नियम भी देख लीजिएगा। अगला कह रहा है लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, नर तथा मादा में लिंग गुणसूत्रों का विन्यास लिखिए। और कह रहा है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो हम कह दें कि मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जो नर में और मादा में दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र होता है। और उस समय क्या होता है, मादा में यक्ष एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और नर में हम कहेंगे तो यक्ष वाई पाया जाता है। किस स्थिति में वो संतान उत्पन्न होगा, तो पुरुष होगा यानी लड़का होगा, और किस स्थिति में लड़की होगी। इस ग्राफ की सहायता से इसको पूरा अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लिंग गुणसूत्र कौन, नर में यक्ष वाई पाया जाता है और मादा में कौन पाया जाता है, यक्ष एक्स। और निषेचन किस प्रकार करेगा, यक्ष एक्स रहेगा तो लड़की होगी और यक्ष वाई रहेगा तो क्या होगा, तो हम कहेंगे वो लड़का उत्पन्न होगा यानी पैदा होगा। तो इस प्रकार ग्राफ बना करके आप अच्छे से समझाइएगा। जितना टॉपिक लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है उसको दे देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगला कराए एक संकर तथा द्वीप संकर से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। इसको भी देख लीजिए। जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका बायोलॉजी का भी आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हो गया, समाप्त हो गया। इससे पढ़ करके आप आसानी से पेपर दे सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रह देते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।